हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9 में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम सॉल्व कर रहे थे, विच इज़ द चैप्टर नंबर 9 इन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ओके, और इसके पहले के वीडियोस में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 17 तक सॉल्व कर लिया है। अब ये क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे, तो जवाब है जाइए नीचे कमेंट सेक्शन बच्चों मैंने पिन किया, कमेंट सेक्शन मैंने एक कमेंट पिन किया हुआ है, तो उस पिन कमेंट को चेक करिए, वहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के लिंक मिल जाएंगे। वहाँ पर सबसे नीचे जब आप जाओगे, जाइए नीचे कमेंट मैंने पिन किया हुआ है, मतलब मेरे चैनल 2 क्लासेस से वो पिन कमेंट आपको दिखाई पड़ेगा, तो रीड मोर पे क्लिक करिएगा उस कमेंट पे। तो सबसे नीचे जब आप जाओगे तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का लिंक दिखेगा, वहाँ क्लिक करिए तो आपके मोबाइल में पूरा प्लेलिस्ट यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसा खुल के पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगा, तो आप इसके पहले के क्वेश्चंस भी कर सकते हो। ओके, और जो बच्चे पुराने हैं उनको तो पता ही है कि आज से हमको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करना है। बट उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन कि ये चैप्टर अभी तक अगर आपने पढ़ा नहीं है बच्चों, मतलब अच्छे से नहीं पढ़ा है, पढ़ तो आप लेते हो यूट्यूब से एक दो घंटे में इधर उधर से, है ना, 1 घंटे में चैप्टर फिनिश कर देते हो, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपने 1 घंटे में चैप्टर फिनिश किया है बच्चों, तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आपको समझ में नहीं आएगा, इसमें क्वालिटी क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले आपको चैप्टर पढ़ना है अच्छे से, मतलब चैप्टर के वीडियोस देखने हैं अच्छे से, आपको कम से कम 7 to 8 डेज का टाइम देना है। अब ये वीडियोस कहाँ मिलेंगे, तो इसका भी लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ, पूरा सिलेबस दिया, जाके आप चेक करिए, ठीक है। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सब कुछ दिया हुआ है। तो आप पहले अच्छे से चैप्टर के वीडियो देखिए, फिर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाइए जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपने अपने स्कूल में अच्छे से पढ़ रखा है, तो आइए फिर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 लॉन्ग आंसर टाइप है, ये पार्ट्स में हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन क्या है, यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिराइव द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सलेशन। तो बच्चों आपको कौन सा रिलेशन डिराइव करना है, फोर्स और एक्सलेशन के बीच में रिलेशन क्या होता है, याद है, F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलेशन। तो ये फोर्स और ए के बीच में रिलेशन है, मतलब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सलेशन। तो जवाब क्या है कि फोर्स हमको तब मिलता है जब हम एक्सलेशन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मास से। तो ये रिलेशन है इनके बीच में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको डिराइव करना है, ठीक है। तो और ये एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसको हम बाद में देखेंगे, उसको छोड़ो आप, ठीक है। तो अब ये हम कैसे ड्राइव करें, तो इसको ड्राइव करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये बात लिखनी होगी। क्या लिखनी होगी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। इसका क्या मतलब है, क्लास में मैं बता चुका हूं, सुनो। इतनी बात तो सभी बच्चों को पता होगी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। जैसे कि याद करिए, जब बॉल आ रही थी, ठीक है, इसके पहले के क्वेश्चन जिन बच्चों ने देखें, तो बॉल जब आ रही है, इसको जब कोई कैच करता है कोई बंदा, ठीक है, आपको याद होगा, तो इसको जब कोई कैच करता है, ठीक है, तो इस बॉल की वेलोसिटी मान लो अभी कुछ है, लेट्स से इसकी वेलोसिटी है 5, तो 5 से जब इसके हाथ में आती है तो स्टॉप हो जाती है। तो 5 से 0 होने में जो टाइम लगता है उससे अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, इनिशियल कितनी है 5, ठीक है। तो इनिशियल को आप लोग वैसे भी u से दिखाते हो, फाइनल को v से दिखाते हो, और u से v वेलोसिटी होने में टाइम कितना लगा, t। तो अगर हम आपको बोले कि भाई इनिशियल मोमेंटम कितना है, तो जवाब है बॉल का मास अगर कितना है m, तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी u, तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा m इनटू u, और फाइनल मोमेंटम कितना होगा m इनटू v। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम समय के हिसाब से किस हिसाब से चेंज हुआ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम को हम लोग कैसे दिखाते हैं, डेल्टा p से, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो mv माइनस mu और डिवाइडेड बाय t कर दोगे, तो यही क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जो फोर्स होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। और इस फोर्स की जो डायरेक्शन होती है, ये जो अप्लाइड फोर्स, ये अप्लाई कौन कर रहा है बताओ, बॉल कर रही है, ठीक है। तो ये जो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन होती है वो ऐसी है, भाई हाथ पे ऐसे करके फोर्स लगाएगी, तो इसी डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी होगा। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। क्या, क्योंकि देखिए बात समझिए ना, मोमेंटम भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि मोमेंटम कैसे मिलता है, मास इनटू वेलोसिटी से। तो अगर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो चेंज इन मोमेंटम भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो चेंज इन मोमेंटम अगर एक वेक्टर क्वांटिटी, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो जवाब है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या चेंज ऑफ मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी वो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में होगी। तो इसी डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। और आप चेक भी कर रहे हो, इसी डायरेक्शन में तो मोमेंटम चेंज हो रहा है, क्योंकि पहले उसका मोमेंटम कितना था mu, अब कितना हो गया 0, मतलब चेंज होकर 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि v की वेलोसिटी v वेलोसिटी कितनी होगी 0। तो इस चीज़ को अभी हम करेंगे। पहले आप अपनी कॉपी में सबसे पहले डेफिनेशन नोट करिए, क्या, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस, व्हाट टेक्स प्लेस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, या इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। ओके, इसको कर लीजिए पहले। नाउ स्टूडेंट्स, अब डेरिवेशन देखिए, क्या डिराइव करने जा रहे हैं। पहले डेफिनेशन लिखी हमने न्यूटन सेकंड लॉ की, फिर
F इज इक्वल्स टू एम ए हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या अज्यूम करेंगे, अपने मन में सोचेंगे कोई बॉडी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी u आफ्टर टाइम t। आप अपनी कॉपी में लिखिए कि लेट अस अज्यूम एनी बॉडी इज गोइंग विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड आफ्टर टाइम t इट्स फाइनल वेलोसिटी इज v। तो ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब अगर इनिशियल वेलोसिटी u है, हाँ एक चीज़ और लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में कि बॉडी का मास कितना है, m है। ठीक है, तो सोचो जरा, अगर कोई m मास की बॉडी है, ठीक है, तो m मास की बॉडी है और ये इनिशियल वेलोसिटी u से, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, आफ्टर टाइम t समय अगर गुजर गया, मास तो अभी भी m रहेगा, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी v। ठीक है, तो अगर हम आपको बोलें कि इनिशियल मोमेंटम कितना है, तो pi का मतलब इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम कैसे निकालते हैं, मास इंटू वेलोसिटी से, तो मास इंटू वेलोसिटी यानी कि mu। तो चेक करिए, यही लिखा है मैंने कॉपी में, मतलब कॉपी में आपको लिखना है, लेट द इनिशियल मोमेंटम pi इज m इंटू यू, लेट द फाइनल मोमेंटम pf इज इक्वल्स टू व्हाट, m इंटू v। ठीक है, बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू व्हाट, हाँ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ। अरे आप पूरा लिखिएगा, मैंने शॉर्ट में लिखा है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लोग कैसे दिखाते हैं, अभी तो मैंने आपको बताया था क्या, क्योंकि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। अरे यही तो डेल्टा पी है, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ भाई ये कितना है, पी फाइनल है m इंटू वी और माइनस पी इनिशियल कितना है, m इंटू यू बाय टी। तो क्लास में भी आपको मैंने पढ़ाया है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से मास कॉमन ले लीजिए, यहाँ m इंटू वी है और यहाँ m इंटू है, m कॉमन ले लो। तो m अगर कॉमन ले लोगे तो आपके पास हो जाएगा v माइनस यू बाय टी। और आपने पढ़ा हुआ है मोशन वाले चैप्टर में कि v माइनस यू बाय टी क्या होता है, एक्सलेशन। भूल चुके हो क्या, हाँ, तो एक्सलेशन क्या होता है, v माइनस यू बाय टी। कैसे, क्योंकि क्या होता था, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता था, यहाँ से u को लेफ्ट में ले जाओ तो v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, नाउ डिवाइडिंग बाय t बोथ साइड। तो ये t से t कैंसिल होता था, a की वैल्यू क्या आती थी, v माइनस यू बाय टी। यानी कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, v माइनस यू बाय टी की जगह आपने क्या लिख दिया, a। अब यहाँ से क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट k आएगा। अब k इंटू एम इंटू ए, लेकिन हमको क्या लाना था, f इज इक्वल्स टू m इंटू ए। अब इसके लिए हमको क्या करना है, देखिए जरा, क्लास में हमने आपको क्या बताया था कि k की वैल्यू आप 1 रख दो, कोई बात नहीं, अब रखते क्यों वो ये आप समझो। देखो यहाँ पर हम अपनी कॉपी में लिखेंगे द यूनिट ऑफ फोर्स इज सो चूजन दैट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k बिकम्स 1। मतलब समझो जरा, पता है फोर्स की यूनिट को हम इस तरीके से चूज करेंगे कि k की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए ऑटोमेटिकली। और वापस जब हम k यहाँ पर 1 रखेंगे तो चेक करो 1 इंटू एम ए कितना आ जाएगा, एम ए। अब इसके लिए हम 1 न्यूटन फोर्स को डिफाइन करते हैं। किसको डिफाइन करते हैं, 1 न्यूटन फोर्स को डिफाइन करते हैं। तो 1 न्यूटन फोर्स को हम मतलब 1 न्यूटन फोर्स की डेफिनेशन हम इस तरीके से देंगे, ध्यान से सुनिए जरा। एक्चुअल में हम आपको बताने जा रहे हैं क्या, कि 1 न्यूटन फोर्स के बारे में। तो हम बोलने आ रहे हैं कि भाई 1 यूनिट फोर्स मतलब 1 न्यूटन फोर्स, यूनिट हमने यहाँ न्यूटन ले रखा है। तो 1 न्यूटन फोर्स वो फोर्स होगा जो 1 किलोग्राम की बॉडी पे लगाने पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सलेशन पैदा कर दे। तो बात समझिए कि 1 न्यूटन फोर्स वो अमाउंट ऑफ फोर्स होगा। देखो 1 न्यूटन फोर्स कितना होगा, अब इसको कोई नापे ऐसा, मतलब तराजू में तो तौल नहीं लेगा इसको, है ना। तो आपको इसको बताना अगर पड़ेगा तो 1 यूनिट फोर्स या 1 न्यूटन फोर्स वो फोर्स होगा जो 1 किलोग्राम की बॉडी पर लगाने पर उसको कितना एक्सलेट कर दे, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो ये 1 kg की बॉडी है, हमने इस पर फोर्स लगाया, इसका एक्सलेशन है सपोज 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो लगाया गया फोर्स 1 न्यूटन नहीं है। अब ये बॉडी तो 1 kg की है तो हमने फिक्स कर दिया, यानी कि मास बच्चों हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया है। ध्यान से चेक करिए, मास तो हमने आपको पक्का बता दिया कि 1 किलोग्राम है, ठीक है। अब इस पर हम अमाउंट ऑफ फोर्स बार बार बदलते जा रहे हैं। हमने थोड़ा और तेज फोर्स लगाया, अब ये फोर्स जो है वो एक्सलेशन पैदा कर रहा है, मान लो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अभी भी लगाया गया फोर्स 1 न्यूटन नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई। फिर क्या किया हमने, फोर्स बढ़ाते चेक किया और ये बॉडी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सलेट होने लगी बच्चों। यानी कि इसमें एक्सलेशन कितना पैदा हो गया, 1 किलोग्राम की बॉडी में एक्सलेशन कितना पैदा हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब 1 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक्सलेशन पैदा होने का मतलब है इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, क्योंकि पॉजिटिव आंसर आया। तो आपने इतना फोर्स लगा दिया कि इसमें जो एक्सलेशन है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। मतलब इस 1 किलोग्राम की बॉडी का जो वेलोसिटी है वो हर 1 सेकंड में कितना यूनिट बढ़ रहा है, 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हर 1 सेकंड इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। बात समझ में आई। तो जब इतना एक्सलेशन मिल जाए तो उस टाइम जो फोर्स होगा वो कितना होगा, 1 न्यूटन। यही बात हम आपसे करना चाहते हैं। तो यदि अगर हम ऐसा करें इस फॉर्मूले में तो ध्यान से चेक करिए हो क्या जाएगा भाई, एफ क्या हो गया 1 यूनिट। अब के
इंटू एम भी कितना हो गया 1 यूनिट और एक्सेलरेशन भी कितना हो गया 1 यूनिट। इस तरीके से 1 इज इक्वल्स टू के इंटू 1 के और के इंटू 1 के, तो के की वैल्यू 1 आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। तो यही बात हमने यहाँ लिखी क्या कि द यूनिट ऑफ फोर्स इज सो चूजन दैट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के बिकम्स 1। फोर्स को, यूनिट को इस तरीके से चूज किया जाता है कि के कितना हो जाए 1, ठीक है। फॉर दिस, फिर इसके बाद आप ये लिखोगे क्या कि फॉर दिस 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट 1 यूनिट क्या करने के लिए बताओ, के की वैल्यू 1 करने के लिए हम क्या करते हैं 1 यूनिट ऑफ फोर्स को डिफाइन करते हैं। और कैसे डिफाइन करते हैं, 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द 1 kg in the body of 1 kg in the body of mass of 1 kg in the body of mass is equals to 1 kg, ऐसे लिख दो, in the body of mass is equals to 1 kg। बस ये करने के बाद आप कौन सा स्टेप करोगे बताओ, इतना सब लिखने के बाद आप ये वाला स्टेप कर लीजिएगा और k जब 1 आ जाएगा तो नाउ अगेन पुटिंग k इज इक्वल्स टू 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। नाउ पुटिंग k इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट f इज इक्वल्स टू k की वैल्यू 1 रखिए 1 इंटू एम में, और आपको पता है बच्चों m में इंटू 1 करोगे तो m में ही मिलेगा, तो f इज इक्वल्स टू व्हाट m इंटू a। तो इस तरीके से हमने द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन ड्राइव कर लिया। कुछ बच्चों से एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो वो बोलते हैं f इज इक्वल्स टू m में, रॉन्ग। f इज इक्वल्स टू m में इज द रिजल्ट या फॉर्मूला ड्राइव्ड बाय द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इट इज सेइंग दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। और जो भी डायरेक्शन की बात हमने लिखवाई थी वो आप लिख लीजिएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो ये हमने ड्राइव कर दिया, बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। इसके न्यूमेरिकल पार्ट पे आइए, कह रहा है कि आप बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम स्ट्राइक अ सैंड बैग एट अ स्पीड ऑफ 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड एंड गेट्स एम्बेडेड आफ्टर ट्रैवलिंग 5 सेंटीमीटर। क्या आपको क्वेश्चन का मीनिंग बच्चों समझ में आ रहा है? देखिए, सैंड बैग आप समझते हो कि नहीं, वो जिसमें अरे बॉक्सिंग नहीं करते हैं, जिसमें आपने देखा होगा फिल्मों में दिखाते थे, पुरानी फिल्मों में वो खूब मारता रहता था हीरो गुस्सा होके, ठीक है। तो एक सैंड बैग ले लो, ठीक है, चलो भाई लटका देते हैं एक सैंड बैग, ठीक है। चलो, तो ये सैंड बैग एक हमने लटका दिया, ठीक है। तो इसमें बालू भरी हुई है। अब हो क्या रहा है, ध्यान से चेक करिए, मास कितना है बुलेट का, बोलिए फटाफट, मास कितना है 50 ग्राम है ना। तो मास ऑफ द बुलेट इज व्हाट 50 ग्राम। बताओ आपको कुछ करने का मन कर रहा है इसमें, क्या करें, केजी में चेंज कर लो भाई, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, आप इसको किलोग्राम में चेंज कर लो। 50 को आप 1000 से डिवाइड लगा दीजिए, ठीक है, एज अ स्टूडेंट है आपकी नैतिक जिम्मेदारी, इसको आपने किलोग्राम में चेंज कर लिया, चलो बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स होता क्या है, कह रहा है कि अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम स्ट्राइक सैंड बैग एट अ स्पीड ऑफ 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो बात समझिए जरा, गेट्स एम्बेडेड आफ्टर ट्रैवलिंग 5 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो जरा बात समझो, बात ये है बच्चों कि यहां पर देखो, यहां से हमने सपोज गन ली, गन में बुलेट रखी है, ये हमने फायर किया, यहां से आ रही, तो यहां से वो किस वेलोसिटी से आ रही है इससे आपको मतलब नहीं। आपको मतलब कब है, जब ये थोड़ा सा बैक का सरफेस ठीक कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, हम इसको एक स्ट्रेट सरफेस मतलब ऐसे कर लेते हैं, ठीक। तो जब बुलेट आके इसमें स्ट्राइक करेगी, कहानी तब स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे जब बुलेट इस पर जैसे ही जस्ट स्ट्राइक करेगी तो आपको चेक यहाँ से करना है बच्चों, रास्ते में वो कितनी वेलोसिटी से आ रही थी इस बात से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो देखते हैं जरा क्या होता है। तो जब इसमें स्ट्राइक करती है तो क्या होता है, अच्छा जब इसमें स्ट्राइक करती है तो कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करती है, हाँ, यानी कि अब देखो ये बैग में ऐसे धंसेगी, इसमें बालू भरी हुई है ना, तो ऐसे धंसती चली जाएगी अंदर, और जब धंसेगी इसमें ये अंदर जाएगी, गेट्स एम्बेडेड मतलब अंदर धंसती हुई जाएगी। तो देखिए एक बात बताएं, सैंड जो होगा बच्चों, बालू, उसको चलने नहीं देगा। ठीक उसी तरीके से जैसे अगर आप पानी में आगे जाते हैं तो पानी आप पे एक रेजिस्टिव फोर्स लगाता है, आपको बढ़ने नहीं देता। वो अलग बात है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है स्विमिंग की तो आप चले जाते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी टाइट बालू का बैग है जिसमें बालू भरी हुई है, सैंड भरी हुई है। तो जब ये बुलेट बच्चों अंदर जाएगी तो इसकी वेलोसिटी धीरे 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 डिक्रीज करेगी, यानी कि अगर आप ध्यान दें तो ये जो सैंड बैग में जो सैंड भरी हुई है ये इस बुलेट पे एक रेजिस्टिव फोर्स लगाएगी, रेजिस्टिव फोर्स लगाकर इसको डिसेलरेट कर देगी, एक्सलेट नहीं करेगी। यानी कि अगर हम एक्सलेशन निकालें अभी तो आंसर कैसा आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। यानी कि लगातार बालू इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करेगी 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 करेगी, और ये बुलेट जो है आपकी, सपोज ये पॉइंट ए है और पॉइंट ए पे इनिशियल वेलोसिटी यू कितना हो जाएगा बच्चों बताइए ना, 10 to the power 3 मीटर
पर सेकंड, क्योंकि 10⁻³ मीटर पर सेकंड से यहाँ पे टकराई और ये एम्बेडेड हो गई इसमें आके। मान लो यहाँ स्टॉप हो जाती है कहाँ पर, पॉइंट बी पे, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी चलती है 5 सेंटीमीटर। पढ़ लो जरा, खुद ही पढ़ लो, दिया तो है क्या। एंड गेट्स एम्बेडेड आफ्टर ट्रेवलिंग 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर अंदर चलते रगड़ते हुए जाती है और धंस जाती है, मतलब अब रुक जाती है। तो आप मुझे ये बताइए कि पॉइंट बी पे वेलोसिटी को हम लोग v से दिखाएंगे, फाइनल वेलोसिटी v से, कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए बच्चों, a से लेके b तक जब ये गया है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है या डिस्टेंस कितनी हुई है, आप देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो 5 सेंटीमीटर, अब आपको 5 सेंटीमीटर को फटाक से किस में चेंज कर लेना चाहिए, मीटर में। तो आप क्या करोगे, इसको 100 से डिवाइड लगा दोगे तो ये किस में आ जाएगा, मीटर में आ गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करना हो तो कर लो या छोड़ना हो तो छोड़ दो। 0 पॉइंट, जैसी जरूरत पड़ेगी हम वैसा रख देंगे, 0.05 हो जाएगा। अरे भाई 2 0 है ना, तो पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 5 है, 5 के पहले 0 बढ़ा के पॉइंट लगा देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0.05 मीटर्स में हमने निकाल लिया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या कह रहा है, कैलकुलेट द रेजिस्टिव फोर्स। बच्चों ध्यान से चेक करिए, कैलकुलेट द रेजिस्टिव फोर्स। तो पार्ट 1 अगर हम सॉल्व करें तो आपको कहीं ना कहीं फोर्स निकालना है। अब एक बात बताओ, फोर्स यदि आपको निकालना है, ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब वो एक्सेलरेशन चाहे एक्सेलरेशन हो चाहे डिसेलरेशन हो, ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक बात बताइए आप मुझे कि मास आप किसका लोगे, क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है कि द रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड ऑन द बुलेट। तो फोर्स किस पे लग रहा है, बुलेट पे, तो मास किसका लेंगे, बुलेट का, यानी कि मास तो हो गया बुलेट का। चलो भाई समझ में आ गया। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, इस बुलेट पे फोर्स लगा कौन रहा है, सैंड लगा रही है। तो इस बुलेट को डिसेलरेट कौन कर रहा है, सैंड कर रही है। तो कितना डिसेलरेट कर रही है अगर आप निकाल लें तो एक ही जगह आप रख दीजिएगा। ए हमारा माइनस में आएगा लेकिन हम लोग प्लस में ही रखेंगे, हमने आपको पहले भी बताया, क्योंकि हमें फोर्स का क्या बताना होता है, केवल मैग्नीट्यूड बताना होता है, डायरेक्शन नहीं बतानी होती। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो बुलेट हमारी ऐसे जा रही होगी तो रेजिस्टिव फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा उसको रोकने के लिए। ठीक है, तो अगर हम ए की वैल्यू यहाँ माइनस में रख भी देंगे आने के बाद, तो जो भी हमारा फोर्स अगर नेगेटिव आ भी जाएगा तो नेगेटिव साइन ओनली शोज कि जो रेजिस्टिव फोर्स है वो मोशन की डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट है। बट हम लोग तो मैग्नीट्यूड को ही बताएंगे। बात समझ में ही, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब समस्या ये है कि m तो मुझे पता है, ध्यान से चेक करो, m तो मुझे पता है, एक्सेलरेशन नहीं पता है। अब ये एक्सेलरेशन मैं कैसे निकालूं, तो देखिए, हाँ देखिए बच्चों, मेरे पास 3 इक्वेशंस हैं। कौन कौन सी, पहली इक्वेशन है आपके पास v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इससे आपकी बात बनेगी नहीं, पूछो क्यों, क्योंकि आपको बच्चों अगर a निकालना है, ध्यान से चेक करिए, a इज इक्वल्स टू व्हाट, v माइनस यू बाय टी। तो v तो आपको पता है और u भी आपको पता है, ठीक है, बट आपको टाइम तो नहीं पता है ना, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम नहीं पता है, तो ये तो हो गई फेल, इसको करो क्रॉस। और दूसरी इक्वेशन क्या होगी आपके पास, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फेल हो गई, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी फेल। पूछो क्यों, टाइम ही नहीं पता है। भाई एक्सेलरेशन तो हमें यहाँ से मिल जाता है क्योंकि u भी पता है और s भी पता है, ठीक है, बट हमको टाइम नहीं पता, गई ये भी गई। थर्ड इक्वेशन क्या थी आपकी, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जिसको आप ऐसे भी शायद याद करते थे ना, यू स्क्वायर को लेफ्ट में ले आते थे, तो ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s होता था। बात समझ में आई। अब आप यहाँ से बच्चों क्या एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, ध्यान से चेक करिए। अगर हम बोथ साइड किससे डिवाइड कर दें, 2s से, चेक करो, आपको a निकालना है, 2 हटाना है, s हटाना है, तो डिवाइडिंग बाय 2s बोथ साइड। तो 2s से हमने लेफ्ट में डिवाइड लगाया और 2s से हमने राइट में डिवाइड लगाया, 2 से 2 गया, s से s गया। तो इस तरीके से आपके पास जो आ गया, क्या, ध्यान से चेक करिए, a किसके इक्वल है, a इज इक्वल्स टू व्हाट, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2 इंटू एस, करेक्ट। अब बस वैल्यू रखिए फटाफट, तो एक्सेलरेशन जो होगा, मतलब डिसेलरेशन ही होगा ऑब्वियसली, v का स्क्वायर, v कितना है, कहाँ गया, v है बच्चों 0 फाइनल वेलोसिटी, तो 0 का स्क्वायर और माइनस u स्क्वायर, u कितना है इनिशियल वेलोसिटी 10 टू द पावर 3, अब 10 टू द पावर 3 का क्या स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एस, तो 2 इंटू एस, एस कितना है 0.05, ठीक है। तो एक्चुअल में मैं आपको एक काम करके दिखाऊं बच्चों, देखो यहीं पे कर लो, यहीं पे कर लो, ये एस था, एस कितना था बोलो, तभी तो मैं काट नहीं रहा था इसको। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो 2 से लेफ्ट में और 2 से राइट में मल्टीप्लाई कर दो, तो 2s कितना आ जाएगा, 5 2 10 हो गया, अपॉन में कितना हो गया 100, 0 से 0 गया तो 1/10 हो गया, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 1/10, ठीक है, सॉरी एक्सेलरेशन कह रहा हूँ, सॉरी 2s की वैल्यू कितनी हो गई 1/10 हो गई, और 1/10 को आप क्या लिख सकते हो 0.1। कोई डाउट है? अब कुछ बच्चे बोलेंगे हम तो ऐसे करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई, अरे जो करना हो वो कर लो, ये भी कितना है 0.10,
इसको 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 0.10, और 0.10 का मतलब 0.1 ही होता है, तो ये 0.1 हो गया। कोई डाउट है बताइए। अब इसको आपको फर्दर सॉल्व करना है, ठीक है, और आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। अब मैं क्वेश्चन हटा दूँ, चलो, और इसमें से कोई तो मास को थोड़ा सा याद रखिएगा, कितना आया था 50 ग्राम था, 1000 से डिवाइड कर दिया था तो केजी में आ गया था, ठीक है। चलो, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास एक्सेलरेशन कितना, हाँ 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 और माइनस, अब देखिए यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो 10 की पावर 3 का होल स्क्वायर, ये पावर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाती है बच्चों, ठीक है। हमने पढ़ा a की पावर m की होल पावर n, a की पावर m इंटू n, तो 3 2 6, यानी कि 10 की पावर कितना हो गया 6 हो गया, तो ये हो गया 10 की पावर 6 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 0.1। सॉल्व करिए, देखो 0 माइनस 10 होता तो आंसर क्या था -10, तो 0 माइनस 10 की पावर 6 है तो आंसर क्या आएगा -10 की पावर 6, तो -10 टू द पावर 6 और डिवाइडेड बाय 0.1। कोई डाउट है? अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो देखो जना, ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू -10 टू द पावर, देखो 10 टू द पावर 6 को आप क्या लिख सकते हो, या फिर आप एक काम करो ना, 0.1 है नीचे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 10, अरे नीचे से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा माइनस ऑफ, अब बच्चों ध्यान दें 10 का मतलब क्या होता है 10 की पावर 1, तो नेक्स्ट स्टेप में 10 की पावर 6 इंटू 10 को आप 10 की पावर 1 लिख सकते हो, नीचे क्या बचा 1, और किसी भी क्वांटिटी को 1 से डिवाइड करोगे तो उतना ही आ जाएगा, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो माइनस तो ऐसे ही लगा रहेगा, और 10 की पावर 6 + 1 7, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया -10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब हम पार्ट 1 का आंसर देंगे तो हम बताएंगे क्या कि द अच्छा फोर्स पूछा है ना, चलो अभी तक फोर्स तो नहीं निकला, अब आप फोर्स निकाल लेते, एक्सेलरेशन तो पूछा ही नहीं था, उसने पूछा होता तो हम बताते कि -10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है चेक करो 50/1000 इंटू a कितना है 10 की पावर 7, माइनस में मत रखो, a को माइनस में मत रखो क्योंकि मुझे फोर्स का बस मैग्नीट्यूड बताना है ना। चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो बच्चों एक 0 से एक 0 चला गया, ठीक, तो 5 × 10 टू द पावर 7 हो गया, और नीचे क्या बच गया 100 का मतलब क्या होता है 10 की पावर 2, अरे भाई 100 का मतलब क्या होता है 10 की पावर 2, क्योंकि 10 की पावर 2 का मतलब 10 × 10 ही तो होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास क्या 5 × अब बच्चों ध्यान दें इन दोनों को बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि 10 की पावर 7 - 2, तो ये हो जाएगा 5 × 10 की पावर 7 - 2 क्या होता है 5, तो 5 × 10 टू द पावर 5 न्यूटन। बताइए कोई डाउट है? हाँ, और यहाँ पे हमसे कुछ गलती हुई है स्टूडेंट्स, शायद क्या गलती हुई है, यहाँ पे 5 कटना चाहिए था, एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, एक्सेलरेशन इज तो गुड, मास में कुछ गलती हम लोग ने करी है बच्चों, क्या गड़बड़ हुई है, हाँ कुछ गड़बड़ हुई है शायद, कहाँ ये, हाँ तो 10 की पावर 2 ही तो लिखेंगे इसको, तो 5 × 10 टू द पावर 5, आंसर इज ओनली 10 टू द पावर 5, वाई कुछ गड़बड़ हुई है। हो बुलेट का मास मैंने गलत दे दिया है यार। तो स्टूडेंट्स एक मेरे से गलती हो गई, एक्चुअल में मास कितना दिया हुआ है 10 ग्राम दिया हुआ है, इसलिए आंसर नहीं मैच कर रहा, बट द प्रोसेस इज करेक्ट। तो यहाँ अगर मास कितना दिया था हमको 10 ग्राम, तो 10 ग्राम को आप किस में चेंज कर लेंगे किलोग्राम में, तो मास मैंने गलती से 50 ग्राम ले लिया था, वो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो 10 को 1000 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 10/1000 किलोग्राम, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना था, यहाँ 5 की जगह क्या होता 1, मास की जगह क्या रखा 10/1000 किलोग्राम इंटू 10 टू द पावर 7, तो बस अब यहाँ पर एक 0 से एक 0 कटा तो यहाँ 1 होता, ठीक है, और 10 टू द पावर 7/10 टू द पावर 2 10 टू द पावर 5 हो जाएगा, और आगे क्या बचेगा 1 इंटू 10 टू द पावर 5, तो 1 इंटू 10 टू द पावर 5 का मतलब 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा, यानी कि 10 टू द पावर 5 न्यूटन। तो पार्ट 1 का जो आंसर है वो क्या है, द रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड ऑन द बुलेट इज व्हाट 10 टू द पावर 7 न्यूटन, ओके। और पार्ट 10 टू द पावर 5 न्यूटन है, नॉट 7, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 कह रहा है कि द टाइम टेकन बाय द बुलेट टू कम रेस्ट, ओके। अब देखो मतलब ये बुलेट कितने टाइम में रेस्ट पे आ जाएगी, ठीक है, तो देखते हैं जरा।
देखिए इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरे ख्याल से अब आपको एक्सलेशन भी पता चल चुका है, तो आप टाइम की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो v = u + at अगर हम लगा देंगे तो हमारी बात बन जाएगी। निकालने की कोशिश चलिए करते हैं। तो v = u + at, तो यहाँ से आप टाइम मिल जाएगा कैसे, u को लेफ्ट में भेजो तो v - u = 80, a से लेफ्ट में, a से राइट में डिवाइड लगाओगे तो a से a गया, तो t की वैल्यू डायरेक्ट भी हमको याद है v - u / क्या होता है a। ठीक है, तो टाइम निकाल लीजिए। v कितना है बताइए, v आपका 0, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितनी है 10⁻3 ओके मीटर/सेकंड डिवाइडेड बाय एक्सलेशन। इस बार आप माइनस में ही रखिए, पता है क्यों, माइनस में आया था तो रखो, पता चल जाएगा अभी। तो माइनस में रखो, कितना है, कितना आया था एक्सलेशन, पता ही नहीं है, वो है -10⁻7। अब देखो 0 - 10⁻3 क्या हो जाएगा, -10⁻3 अपॉन -10⁻7। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, इसलिए हमने बोला क्योंकि टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, आपको पता है। ठीक है, फिर 10⁻3 अपॉन 10⁻7। अब क्या है, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि जो टाइम की वैल्यू आएगी वो 10⁻, ध्यान से चेक करिए, 3 - 7, 7 - 3 मत कर देना, 3 - 7, तो यह आ जाएगा क्या 10⁻⁻4। भाई 3 - 7 -4 होता है ना, तो एक्चुअल में ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, तो सेकंड, और 10⁻⁴ सेकंड का मतलब समझते हो क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/1, 2, 3, ये होता है 10⁻⁴, मतलब क्या होता है 0.0001 सेकेंड। ठीक है, तो इतना कम टाइम में बुलेट 5 सेंटीमीटर चल के पॉइंट बी पे मतलब कहीं रुक जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी। बात समझ में आई, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है, कहता है कि डिराइव द यूनिट ऑफ फोर्स। बच्चों यूनिट ऑफ फोर्स, तो यूनिट ऑफ फोर्स बोल रहा है तो एसआई यूनिट आपको डिराइव करनी है। यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, न्यूटन, तो न्यूटन को हमको डिराइव करना है यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो पहले यहाँ तक सॉल्व करते हैं। तो बच्चों बहुत ईजी है ये, तो फोर्स का फॉर्मूला सबसे पहले हम क्या लिखेंगे अपनी कॉपी में, हाँ, यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी गेट द फॉर्मूला ऑफ फोर्स एज F = ma। तो हेयर the unit of force the unit of mass is what, SI unit of mass is kilogram and SI unit of acceleration is what, meter/second square। तो किलोग्राम मीटर/सेकंड स्क्वायर ये आ गया हमारे पास। फिर हम अपनी कॉपी में लिखेंगे इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ फोर्स। आप अपनी कॉपी में सब लोग लिख लीजिएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ फोर्स। मतलब प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ फोर्स का मतलब जब हम फोर्स की बात डेली लाइफ में करते हैं तो उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड मतलब यही किलोग्राम मीटर/सेकंड स्क्वायर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन। ठीक है, इसको हम न्यूटन भी बोलते हैं। अच्छा, कैपिटल नहीं होगा, एन स्मॉल ही रखिएगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन एंड इट्स सिंबल इज व्हाट, हाँ, इट्स सिंबल इज कैपिटल। ये तो सभी बच्चों को मेरे ख्याल से पता होगा, और अगर आप फील नहीं कर पा रहे तो आप फील करो, बता दूं मैं फटाफट आपको। सुनो, 1 न्यूटन का फोर्स वो फोर्स होता है जो ये भाई केजी और एम, अरे यार इसका मतलब क्या है कि 1 किलोग्राम बॉडी ली गई होगी और उसको एक्सलेट कराया गया होगा कितने एक्सलेशन से, 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर के एक्सलेशन से, तो जो फोर्स लगा होगा वही तो 1 न्यूटन होगा। तो 1 × 1 क्या होता है, 1 होता है। ठीक, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने क्या लिखा, किलोग्राम मीटर/सेकंड स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। तो ये तो हो गई कहानी खत्म, बहुत सिंपल है। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है फोर्स ऑफ 5 न्यूटन प्रोड्यूसेस एन एक्सलेशन ऑफ 8 मीटर/सेकंड स्क्वायर ऑन अ मास ऑफ m1। तो ध्यान दें, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, केस 1। ठीक, तो केस 1 में क्या होता है कि फोर्स कितना दिया हुआ है बताइए, 5 न्यूटन। ठीक है, और ये जो 5 न्यूटन का फोर्स है, ये अगर हम मास m1 पे लगा दें, चेक करो, ये फोर्स अगर हम 5 न्यूटन का मास m1 पे लगा देते हैं तो एक्सलेशन कितना पैदा हो जाता है, चेक करो, एक्सलेशन, हाँ, 8 मीटर/सेकंड स्क्वायर हो जाता है। पढ़ो ना, अरे भाई किसी बॉडी पे अगर आप फोर्स लगाओगे तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आने की संभावना है ना, और वेलोसिटी में अगर चेंज आएगा तो मतलब एक्सलेशन पैदा हो रहा है। तो वही तो ये बोल रहा है क्या, कि अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन प्रोड्यूसेस एन एक्सलेशन ऑफ 8 मीटर/सेकंड स्क्वायर ऑन अ मास m1। चलो भाई मान गए इनकी बात। अब आगे पढ़ते हैं, कह रहे हैं कि एंड एन एक्सलेशन ऑफ 24 मीटर/सेकंड स्क्वायर ऑन अ मास m2। मतलब समझो, पता है एक्चुअल में फोर्स नहीं चेंज किया, आप उनकी लैंग्वेज पढ़िए, फोर्स वही है। तो फोर्स अभी भी वही है, 5 न्यूटन ही है। जब हम इसको किस पे लगाते हैं, मास m2 पे, सेम फोर्स को, मतलब 5 न्यूटन को ही हम जब इस पे लगाते हैं तो जो एक्सलेशन पैदा होता है सेकंड ब्लॉक जिसका मास m2 है, वो कितना होता है, ध्यान से पढ़ो, कितना है, 24 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अब क्या पूछा इन्होंने, कह रहा व्हाट एक्सलेशन वुड द सेम फोर्स प्रोवाइड इफ बोथ द मासेस आर टाइड टुगेदर। बच्चों समझिए जरा, जब हमने क्या किया, मास m1 और m2 को टाइड कर दिया, तो केस नंबर 3 में हमने क्या किया,
मास m1 और m2 को टाइड कर दिया, बांध दिया, अरे फेविक्विक से चिपका दो, ठीक है। तो ये देखो, ये मास m1 और m2 को टाइड कर दिया, अब ये सिंगल बॉडी जैसा बिहेव करेगा। तो m1 और m2, अगर हम आपसे पूछें यहाँ पर टोटल मास कितना है बताइए, अगर इसका टोटल मास हम कैपिटल M से दिखा रहे हैं तो टोटल मास कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2। अब क्या किया जाता है, पढ़ो, व्हाट एक्सीलरेशन वुड द सेम फोर्स, मतलब फोर्स अभी भी उतना ही लगाया जा रहा है, तो अभी भी इस पे फोर्स कितना लगाया जा रहा है, 5 न्यूटन। तो हमको ये बताना है कि अब एक्सीलरेशन कितना होगा, पढ़ो, व्हाट एक्सीलरेशन वुड द सेम फोर्स प्रोवाइड, अगर हम उतना ही फोर्स लगाएं तो इस m1 प्लस m2 जो टोटल हमने टाइड कर दिया, इस पे कितना एक्सीलरेशन बनेगा, किसकी हेल्प से, सेम फोर्स की हेल्प से, मतलब उसी 5 न्यूटन की हेल्प से। तो ये आपको यहाँ पर एक्सीलरेशन बताना है। अब बड़ी समस्या, आप सभी बच्चों को पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये सभी बच्चों को पता है। तो अगर मुझको एक्सीलरेशन निकालना है तो मास इसके नीचे चला जाएगा, यानी कि एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स बाय मास, ये तो सभी बच्चों को पता होगा। यानी कि बच्चों ध्यान से चेक करिए कि थर्ड केस में मुझे एक्सीलरेशन निकालना है, तो थर्ड केस में मेरे को फोर्स तो पता है कितना है, 5 न्यूटन, मतलब यहाँ पर फोर्स की जगह तो मैं क्या रख दूंगा, 5 न्यूटन, बट मतलब 5 रख दूंगा, न्यूटन उसकी यूनिट है वो मैं नहीं रख रहा हूँ। मास आपको कितना रखना है, तो जवाब है कि मास आपको रखना है कितना, m1 प्लस m2, लेकिन अब हमको m1 प्लस m2 ही नहीं पता है, तो हम जाएंगे वापस ऊपर, और ऊपर जाएंगे बच्चों तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर अगर मैं क्या निकाल, देखिए फोर्स दिया हुआ है, मास हमको निकालना है और एक्सीलरेशन दिया हुआ है, तो एक्सीलरेशन क्या होता है, अभी भी तो पढ़ा था आपने, फोर्स अपॉन मास। तो a1 यानी कि फर्स्ट केस का जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, फोर्स अपॉन मास, तो यहाँ पे होगा फोर्स अपॉन मास m1, तो फोर्स कितना है, 5 न्यूटन, और मास सॉरी, अब हम एक्चुअल में हमें मास निकालना है ना, तो हम एक काम कर सकते हैं, मास को इधर ले आए, एक्सीलरेशन को इधर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अरे भाई चेक करो ना, फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, तो अगर मुझे m निकालना है तो a इसके नीचे आ जाएगा ना, यानी कि m1 इज इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स बाय एक्सीलरेशन F1, और F1 क्या है, F ही है, मतलब फोर्स तो चेंज ही नहीं हो रहा, इसलिए मैंने उसको F लिखा हुआ है। तो फोर्स कितना है, 5 न्यूटन, और एक्सीलरेशन कितना है, 8, तो 5/8 क्या, किलोग्राम, क्योंकि अगर ये न्यूटन में, अरे चेक करो, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो जगह भी तो नहीं है, देखो ये मास क्या होता है, फोर्स बाय एक्सीलरेशन, और अभी भी फोर्स न्यूटन में था, न्यूटन का मतलब क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अपॉन में एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, किलोग्राम ही तो आएगा, तो मास की यूनिट किलोग्राम आ गई। अब केस 2 में m2 इज इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स अपॉन a2, तो फोर्स कितना है अभी भी, 5 न्यूटन अपॉन a2, एक्सीलरेशन कितना है, 24, तो 5/24 क्या, kg, बात समझ में आई। अब m1 प्लस m2 निकाल लें कहीं पे और ले जाके वहाँ पे रख देंगे, तो m1 प्लस m2 कितना आ जाएगा, m1 कितना बोलो, 5/8, और प्लस m2 कितना बोलो, 5/24। अब बताइए मुझे आप फटाफट, 8 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 को डिवाइड लगाओगे 8 से 3 आएगा, 5 3 सा क्या होता है 15, और प्लस 24 को 24 से डिवाइड लगाओगे 1 आएगा, 5 × 1 5, तो कितना आ गया, 15 + 5 20, और 20/24। अब इसको आपको कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है, तो करिए, किससे होगा ये, मेरे ख्याल से किससे होगा, 4 से, तो 4 5 ज़ा 20 और 4 6 ज़ा 24, 5/6 आ गया, कितना आ गया, 5/6, थोड़ी जगह का मैं एडजस्ट करिए, 5/6, तो m1 प्लस m2 कितना आ गया, 5/6, तो यहाँ पे आ जाइए बच्चों 5 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 की जगह 5/6। अब इसका मतलब क्या है, 6 ऊपर चला जाएगा, पता है ना, तो क्या हो जाएगा 5 × 6/5, 5 गेट्स कैंसल्ड एंड आंसर इज व्हाट, 6 क्या एक्सीलरेशन निकाल रहे थे ना, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब जब सेम फोर्स हम लगाएंगे दोनों को टाइड करके तो एक्सीलरेशन कितना पैदा होगा, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब देखो पता है, बात समझो जरा बच्चों, केस 1 में एक्सीलरेशन कितना हो रहा था, 8, केस 2 में कितना हो रहा था, 24। देखो बात समझो, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल्स टू m में, तो यहाँ से अगर हम एक्सीलरेशन निकालें तो क्या आ जाएगा, F/m, तो अगर हम फोर्स को कांस्टेंट कर दें तो एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मास, मतलब सेम फोर्स के लिए मास अगर ज़्यादा होगा तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप ध्यान से चेक करिए कि यहाँ पर एक्सीलरेशन कम है, पता है, क्योंकि मास ज़्यादा है, अरे भाई इतना तो मैथ्स आता होगा, है ना, एक्सीलरेशन यहाँ पर कम है इसके कंपेरिजन में, क्यों, यहाँ एक्सीलरेशन इसलिए कम है क्योंकि ये मास ज़्यादा है, भाई 5/8 इज ग्रेटर देन व्हाट, 5/24, भरोसा नहीं हो रहा है तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 3 से नीचे ऊपर हो जाएगा 15/24 इज ग्रेटर देन 5/24, ठीक है। तो आपने देखा जहाँ पे मास ज़्यादा था वहाँ एक्सीलरेशन कम आ गया,
फिर फोर्स उतना ही है, फोर्स तो फिक्स हो गया। तो आप चेक करो कि जहां पर मास कम था 5/24, वहां एक्सीलरेशन अचानक से बढ़ गया। लेकिन जब तुम दोनों को क्या करोगे, टाइड कर दोगे, जब तुम दोनों को बांध दोगे, तब तो भैया मास सबसे ज्यादा होगा। तो केस नंबर 3 में मास सबसे ज्यादा होगा, इसलिए केस नंबर 3 में सेम फोर्स यानी कि वही 5 न्यूटन का फोर्स सबसे कम एक्सीलरेशन पैदा करेगा। और आप देखिए केस नंबर 3 में जो आपका आंसर आया है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है, क्योंकि टोटल मास जो था वो केस 1 और केस 2 से अब ज्यादा हो गया और फोर्स तो उतना ही है। तो सेम फोर्स ज्यादा मास पे कम एक्सीलरेशन, मतलब उसको कम वेलोसिटी में उसकी चेंज ला पाएगा किसी इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, तो अब हम आंसर कैसे लिखेंगे बताइए। हम लिखेंगे क्या, द एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज प्रोवाइडेड बाय द सेम फोर्स इफ बोथ द मासेस आर टाइड टुगेदर। बताइए कोई डाउट है? तो इस तरीके से हम करेंगे तो हमारा आंसर है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई थिंक अब तो आज टाइम नहीं है, ओके और एक क्वेश्चन हमारे पास बचता है, क्वेश्चन नंबर 20। तो स्टूडेंट्स इसको आप नोट कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 20 एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा और जाते जाते कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना ना भूलें। ठीक है, और फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।